नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। यूपीएससी सीएसई 2026 के पेपर में से आज हम लोग करंट अफेयर के सवालों को हल करेंगे, क्योंकि 72 बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम हो या यूपी पीएससी जो होगा या कोई भी एग्जामिनेशन आगे जो भी होगा, उसमें सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर का स्तर के सवाल रिपीट होते हैं। ख़ास तौर से मैं 72 बीपीएससी के लिए कह रहा हूँ, तो आपको इसलिए ध्यानपूर्वक इसको लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। और जो मैंने आंसर लिए हैं यूपीएससी के द्वारा, जो अभी आंसर की जारी किया गया है, उसी में से हमने आंसर उठाए हैं। और वैसे भी इसमें से 21 सवाल ऐसे हैं जो मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन के दौरान पढ़ाया भी हुआ था। स्क्रीनशॉट के साथ मैंने शेयर कर दिया है कि कौन कौन से सवाल आए थे वहाँ से। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। सवालों को जो मैं एलिमिनेट करूँगा, किस प्रकार से कथन वाले सवालों को एलिमिनेट किया जाता है, ये भी मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान होकर के, बड़े बड़े कथन होंगे, बड़े बड़े सवाल होंगे, देखिएगा और देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस प्रकार के सवाल रिपीट होते हैं तो उसे कैसे हल किया जाता है। कम नॉलेज में भी आप हल कर सकते हैं। अगर तर्क से सोचा जाए और लॉजिकली सोचा जाए तो बहुत सारे सवाल आप हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल कौन सा था। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है वो 21 नंबर सवाल है कि क्लाइमेट चेंज के संबंध में भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में यह सवाल पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम के जो हैं, कृपया इस पर हिंदी इंग्लिश एक साथ दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि एक पेपर में हिंदी है फिर अगले में इंग्लिश है। तो आप अच्छा होगा कि आप पेपर लेकर के बैठें, इंग्लिश में खुद से मिलाते चलें। क्या कहा गया? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा गया है। एलटी लीड्स कहा जाता है इसको। एलटी लीड्स पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या है ये एलटी लीड्स, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। 3 स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि कौन कौन से सही हैं। भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति, भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक साधन है। तो ये तो एलटी लीड्स के बारे में सही दिया हुआ है कि हाँ भाई, भारत सरकार ने इस प्रकार से तय किया हुआ है कि हमारे लक्ष्य जो है 2070 तक के लिए नेट जीरो एमिशन का हमने रखा हुआ। अगला देखिए क्या कहा गया है। दिसंबर 2024 से प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR-4 में 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 8% की कमी दर्ज की गई। 2019 के कंपैरिजन 2020 में भारत में ग्रीन हाउस गैस जो हैं उनका उत्सर्जन 8% कम हो गया है। क्या कैसा हुआ है क्या? तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है कि जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलेंट विकास अनिवार्य रूप से उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों की त्वरित और अल्पकालिक शॉर्ट टर्म की बात कर उपलब्धियों पर निर्भर है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों के बारे में अब यहाँ पर कथन दिया गया है। फिर आपको चुनना है कि कौन से इसमें से सही है। कथन 1 कथन 2 द्वारा आनुभविक रूप से समर्थित है कि भाई कथन 1 जो है, जिसमें हमने रखा है कि नेट जीरो हम 2070 तक प्राप्त करेंगे, क्या कथन 2 उसे सपोर्ट कर रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? अगला कहा गया है कि कथन 3 कथन 1 में निहित दृष्टिकोण का खंडन करता है। कथन 3 में देखिए क्या कहा गया है। कथन 3 जो है कथन 1 का खंडन कर रहा है क्या? ये दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन, और यहाँ पर कहा गया है त्वरित और अल्पकालिक। तो बिल्कुल खंडन तो कर रहा है। कथन 3 बात कर रहा है शॉर्ट टर्म में क्विक रिस्पांस की बात कर रहा है, जबकि कथन 1 में कहा जा रहा है कि भारत सरकार की जो रणनीति है एलटी लीड्स की, वो दीर्घकालिक रणनीति है, न कि शॉर्ट टर्म की। तो ये तो खंडन तो कर रहा है, यानी कि कथन 2 भी यहाँ पर सही लग रहा है हमें, ये दूसरा भी सही लग रहा। कथन 1 कथन 3 सम्मिलित रूप से दीर्घकालिक स्थिरता बिल्कुल भी नहीं। कथन 1 में दीर्घकालिक है और कथन 3 में शॉर्ट टर्म का है, इसलिए कथन 3 और कथन 1 तो मेल नहीं खा पा रहे हैं। तो इसका आंसर पहला और दूसरा तो सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ये कंक्लूजन गलत दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए किस प्रकार से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। उन्होंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए। 3 स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने आपको 3 क्रक्स दिए हैं।
उन क्रक्स में से आपको पहचान करना है कि कौन सा सही दिया हुआ है, कौन सा गलत दिया हुआ है। सवाल इस प्रकार के पहले CSAT में आते थे बंधुओं, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाते थे, उसमें से फिर पहचान करना होता था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जरा कि क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। ये जो BUR की चर्चा की गई है, कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भारत सरकार के द्वारा रिपोर्ट दिया गया BUR, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, 4 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला क्या है, गैसों का उत्सर्जन को कम करना, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस इत्यादि। सेकेंड रखा गया है कि क्षेत्रवार जो उत्सर्जन है उसे कम करना, जैसे कृषि, ऊर्जा, इसमें उत्सर्जन को कम करना। तीसरा रखा गया है वनारोपण, वन और वृक्षों का आवरण जो है इसको बढ़ाना है। और चौथा रखा गया है ऊर्जा उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना, यानी कि उत्सर्जन तीव्रता 36% की कमी लाया जाएगा, ऐसा हमने रखा है। और 2030 तक हम 45% के करीब में उत्सर्जन तीव्रता को कम करेंगे। ये भी BUR 4 में लक्ष्य को डिसाइड किया गया है। तो भारत सरकार का ही लक्ष्य है BUR, जिसको क्या कहा जाता है, अंतरिम रिपोर्ट 2024 BUR 4 जारी किया गया था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत के पहले द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट है ये, भारत का पहला द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट है BUR, जिसको प्रस्तुत किया गया था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। 2020 के भी आंकड़े इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन के बारे में यह सवाल पूछा गया है। हुलॉक गिब्बन के बारे में थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इसने प्राकृतिक रूप से जो भारत सरकार के ऑफिसर्स के द्वारा, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा जो बनाए गए पुल हैं उसको इसने पार किया था। तो इसके कारण से हमने इसका 19 मई का ही अध्ययन किया था, 19 मई के न्यूज़पेपर में, और यह आपसे पूछा गया अभी UPSC एग्जामिनेशन में। हालांकि फरवरी 2026 में भी यह चर्चा में था। पूर्वोत्तर भारत में एक अभयारण्य इस वानर जाति का घर है, जिसे IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये तो सही प्रतीत हो रहा है भाई, सही है ये, बिल्कुल सही है ये। उसके पास विशिष्ट बहुगमन बैक्रिएशन की क्षमता है और वे आसानी से पेड़ों के बीच झूल सकते हैं। अभी मैंने झूला की चर्चा की है कि ये इसके पास अलग ही क्षमता है, और भारत के एकमात्र ऐप की प्रजाति है ये भी आपको याद रखना होता है। गोरिल्ला की भांति वे मजबूत और स्थूलकाय होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। गोरिल्ला के भांति यह मजबूत नहीं होते हैं, गोरिल्ला के भांति यह मजबूत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसके कारण से तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा तो बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। गोरिल्ला के भांति यह मजबूत बिल्कुल भी नहीं होते हैं, गोरिल्ला इनके तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर जीव होता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा, 1 और 2 सही दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये तो हाँ यही सवाल है। निम्न से कौन से जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट रिजिलेंस के संदर्भ में गरान, जिसे मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु तर्कधार की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? कि भाई मैंग्रोव के बारे में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम व्याख्या कौन कौन सी चीज़ें इसमें से कर रही है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि क्या क्या लिखा गया। तिस्योक्ति दिखे तो उसे काट देंगे। गरान ज्वारीय ऊर्जा को कम करते हैं, तो सही है भाई, ज्वार से हमारी रक्षा करते, यहाँ तक तो सही है। अलवण जल का संचयन करते हैं, क्या यह अलवण जल को रोक करके रख लेता, संचय कर लेता है क्या? उन्हें लवणीय ज्वारनदमुखी कटिबंधों में धान की खेती के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। अलवणीय जलों का संचयीकरण तो इसके द्वारा नहीं किया जाता है, ये जल संचय करने वाला कोई प्लांट थोड़ी न है। तो इसका पहला तो सही नहीं प्रतीत हो रहा है, आपसे सही पूछा गया, तो पहला तो हम काट देंगे, पहला तो हमने काट दिया है। उनकी लवण संवेदी जड़ समुद्र जल को छानती है, समुद्र जल को छानती नहीं है। इस प्रकार से तटीय भूमि की अलवण जलीय कृषि एक्वाकल्चर क्षेत्रों में परिवर्तन करने में गरानों की मुख्य भूमिका होती नहीं, ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया। मैंग्रोव जो होते हैं बहुत ही शानदार से वृक्ष होते हैं, सुंदरी मैंग्रोव का आपने नाम सुना होगा, जो ज्वारों से हमारी रक्षा करते हैं, ज्वारों से रक्षा करते, बहुत मजबूत होते हैं। सिल्ट मृदाएं वहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन ये डिसैलिनेशन प्लांट नहीं होते हैं कि भाई नमकीन पानी को पीने योग्य पानी बना देंगे, ये अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा यहाँ पर सही है। ज्वारीय लहरें टाइडल सर्जेस को सहन करने, जैव मात्रा बायोमास संसाधन को उपलब्ध कराने के माध्यम से गरान प्राकृतिक जैव ढाल बायोशील्ड का काम करते हैं और आजीविका भी मुहैया करवाते हैं और सारी परिस्थिति को अनुकूल बनाते, ताकि वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु
रह सकें। तो तीसरा तो सही है, पहला दूसरा गलत है। ध्यानपूर्वक पढ़ के आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था। नेक्स्ट सवाल जरा पढ़िए और उसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। विजिंजाम जो पोर्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यह केरल के मालाबार तट पर है और इस पोर्ट को अडानी जी ने बनाया है। मोदी जी और उस समय की केरल की लेफ्ट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया था। जरा ध्यान से पढ़िए और एलिमिनेट कीजिए। बिना तर्क बुद्धि के आप लगा सकते हैं, बिना जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पढ़ा हुआ हो। तटीय पोत परिवहन पर निर्भरता को कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने। विदेशी सहयोग की आवश्यकता को हम क्यों समाप्त करना चाहेंगे? केवल एक घरेलू कार्गो केंद्र के रूप में कार्य करना है। घरेलू कार्गो केंद्र के रूप में क्यों कार्य करेगा? ये इंटरनेशनल, नेशनल सारे के रूप में कार्य करेगा। केवल घरेलू के लिए हम इतना खर्चा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो केवल शब्द के कारण हम यहाँ पर एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। केवल शब्द के कारण हम एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। मुख्यतः यात्री क्रूज, पर्यटन, विरासत, पोत परिवहन पर केंद्रित करते हुए एक समुद्री विरासत गंतव्य के रूप में केरल की पहचान प्रोफाइल को बढ़ाना है। पर्यटन, विरासत, इन सब चीज़ों के लिए हमने नहीं बनाया है। हमने इसको बनाया ताकि भारत में बड़े से बड़े कंटेनर शिप जो आसानी से आ सकें और यहाँ से यात्रा हम कर सकें। इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा, इसका सेकंड भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। एलिमिनेट होकर एक ही ऑप्शन ही बच रहा है। अपनी प्राकृतिक गहराई, ड्रिफ्ट, ड्राप और रणनीतिक अवस्थान का लाभ उठाते हुए विदेशी यानांतरण, ट्रांसशिपमेंट, पत्तनों पर निर्भरता को कम करना, राजस्व बनाए रखने को बढ़ाना, क्षेत्रीय समुद्री व्यापार भारत को पुनः स्थापित करना। बिल्कुल सही दिया हुआ। इसी को क्या बोलते हैं बंधुओं? एनालिटिकल फैक्ट बोलते हैं। ये एनालिसिस है, न कि फैक्ट दिया हुआ है। क्या करेगा वो पोर्ट, ये पूछा जा रहा है। एक भी इसमें फैक्ट नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर केवल 3 दिया हुआ है। इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा। ये तो ज्योग्राफी का सवाल है, वैसे इसका आंसर सतलज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं 26 नंबर पर, और ज़रा इसका आंसर सभी लोग निकालने का भी प्रयास करेंगे। ये भी ज्योग्राफी का ही सवाल है, करंट अफेयर का सवाल देखते हैं। नीचे ये रहा, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, रेन कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट जो है, पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वर्षा सिंचित क्षेत्र में एक धान्य कृषि, मोनोकल्चर को प्रोत्साहित करना। क्या जहाँ पर वर्षा होती हम चाहेंगे वहाँ पर एक ही प्रकार के मोनोकल्चर हो क्या? कभी हम ऐसा कोई ऐसा ही सतत कृषि का ये कैसे हो सकता है? सतत कृषि मिशन के तहत में हम मोनोकल्चर को बढ़ावा क्यों देंगे? एक धान्य कृषि को बढ़ावा क्यों देंगे, है ना? सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती को बढ़ाना। धान की खेती तो ऑलरेडी होती है, धान के इतर भी और भी चीज़ों की खेती को बढ़ाना, ताकि धान जो बहुत ज़्यादा बारिश का उपयोग करता है, पानी का उपयोग करता है, तो वो सतत कृषि की ओर हो। कम पानी वाले भी उत्पाद हम उत्पादित कर सकें, इसको लेकर के भी इसमें कोशिश की जा रही थी। तो सतत कृषि मिशन में केवल धान की खेती पर केंद्रित नहीं किया गया है, तो इसलिए पहला दूसरा इसका गलत हो जाएगा। पहला दूसरा गलत हो जाएगा, केवल 3 आंसर होगा, केवल 3 होगा। एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना, जलवायु संबंधी जोखिम का न्यूनीकरण करना, बहुफसलीकरण करना, बहुत सारे फसलों की विविधता को बढ़ाना, इन सब चीज़ों का प्रयास इसमें किया जाएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी रेशम सिल्क के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ओकोटेक्स प्रमाणन पूछा जा रहा है। क्या होता है ये? तो यह भारतीय निर्यातकों को रासायन मुक्त उत्पादों को अधिक महत्व देने वाले उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। यह पुष्टि करता है कि एरी रेशम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरणीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रीमियम पर्यावरण सचेतन बाजारों में इसे प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। पढ़ के भी आपको लगेगा कहाँ जो कथन 1 में लिखा हुआ है उसी प्रकार की चीज़ें कथन 2 में भी हैं। दोनों सही हैं, दोनों सही हो जाएगा। और ये जो प्रमाण पत्र है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन या ओकोटेक्स सर्टिफिकेशन, ये जर्मनी की एक संस्था है और ओक टैक्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, उसके द्वारा इसे दिया जाता है। ओक टैक्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मूज जलडमरू नदी को पार करना होगा? तो बहरीन तो बिल्कुल फारस की खाड़ी में ही स्थित है और कतर तो होगा ही। तो मिस्र और सीरिया, अगर आप मिस्र काट देते और सीरिया अगर आप काट देते तो आपका आंसर आसानी से निकल रहा था। 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन किया कीजिए हमेशा ही। ये डायरेक्ट फैक्ट का सवाल है 31 नंबर कि तुंगू राहुआ ज्वालामुखी, जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भू उद्यान ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया, यह इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया गया है। इसे वर्ष 2025 में भारत का बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। हाँ, 58 घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व। साक्ष्य सागर, जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में स्थित है, नहीं, एमपी के शिवपुरी जिले में है। यह एमपी के शिवपुरी जिले में, इसलिए 1 और 2 इसका सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। यह हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर डिस्कशन में, मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था आप लोगों से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है 35 नंबर, और यह पेपर का सबसे बड़ा सवाल है। सागरमाला परियोजना के बारे में सवाल पूछा गया। सागरमाला परियोजना आपको पता ही होगा कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको शुरू किया गया था देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, बंदरगाह कनेक्टिविटी को बढ़ाना, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण को बढ़ाना और तटीय सामुदायिक विकास इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पत्तन आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। ये तो सही है। सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पत्तन रैंकिंग में सुधार के साथ तटीय अंतर्देशीय जलमार्गीय पोत परिवहन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि में परिलक्षित होता है। सागरमाला 2.0 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 के भविष्य दृष्टि विजन के अनुरूप एक वैश्विक समुद्री नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंक्लूजन को पढ़ते हैं। कंक्लूजन 1 दिया हुआ है कि कथन 2 कथन 1 में परिकल्पित रणनीतियों की प्रभाविता को अभिपुष्टि करता है। तो सही है भाई, सागरमाला के बारे में ये दोनों जो कहा गया है ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। कथन 3 कथन 1 के लक्ष्यों को भविष्य उन्मुखी नवाचार ढाले में स्थापित करने के माध्यम से उन्हें विस्तारित करता है, बिल्कुल 2047 तक की हम बात करते थे, ये भी सही लग रहा है। तीसरा है आधुनिक नवाचार का स्थान पर केवल 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 पारंपरिक अवसंरचना पर केंद्रित होने के कारण से कथन 1 कथन 3 का खंडन करता है, बिल्कुल भी नहीं। तीनों कथन में से किसी में भी हमने आधुनिकीकरण का विरोध नहीं किया है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ, 1 और 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। वैसे भी इसमें केवल शब्द लगा हुआ है, तो केवल, लगातार, ये सब शब्द जहाँ पर आते हैं अगर नहीं आ रहा हो तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है, ताई अहोम राज्य के बारे में है। इन चारों स्टेटमेंट को अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होगा ना गुरु, तो पढ़ते ही एलिमिनेट कर ले जाएगा कि ताई अहोम क्या है। ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोई दामों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही हो सकता है। ये सैन्य दुर्ग के रूप में काम करते थे। वे राजवंशों रॉयल अभिजाताओं के मनोरंजन केंद्र थे। तो अगर कोई चीज़ सैन्य दुर्ग होगा तो मनोरंजन केंद्र कैसे होगा? तो 1 और 2 तो साथ में कैसे हो जाएंगे? वे राजवंशी रॉयल अभिजात नोबलों के समाधि स्थल थे। वे राजवंशी रॉयल और अभिजातों के युद्धाभ्यास केंद्र थे। 1 और 4 एक साथ हो भी सकता है, 2 और 4 भी एक बार को एक साथ हो सकता है। तो इसलिए इस भी प्रकार से आंसर निकालिए इसको ध्यान से सोच करके, तो आपको लगेगा कि केवल 3 ही इसका आंसर होना चाहिए, केवल 3 ही इसका आंसर होना चाहिए। वैसे भी ये बरियल साइट होते थे अहोम साम्राज्य का, जिसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता था। इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने समुद्री महासागर मुद्दों, विशेष रूप से समुत्थानशील आजीविका और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हेतु संधारणीय मत्स्य पालन, सतत मत्स्य पालन, जल कृषि पर सशक्त विचार व्यक्त किए हैं। इसमें बेहतर 4 बेटर्स के बारे में चर्चा की गई थी। तो वो क्या है इस सम्मेलन में, जिस पर मुख्य रूप से फोकस रहा? तो बेहतर उत्पादन करेंगे हम लोग, प्रोडक्शन, बेहतर पोषण, न्यूट्रिशन, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन, इन्हीं पर बात की गई थी, इन्हीं पर बात की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तुर्कना झील के बारे में सवाल पूछा गया है। तुर्काना झील भी जिसको कहते हैं,
यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। ये तो बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी है ये, इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी बड़ी है। आप इसी समझिए कि 250 किलोमीटर के करीब में इसका क्या है, तो लगभग लंबाई है इसकी कटे फटे इलाकों को जोड़ करके, और 15 से 20 किलोमीटर के आसपास यह चौड़ी है। यह झील दक्षिणी सूडान में सहारा मरुस्थल के पूर्वी सीमांत के साथ साथ स्थित है। यह झील यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध, इसे जेड सागर के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है पहला। तीसरा, दूसरा गलत है, दक्षिणी सूडान में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, तो तुर्काना झील जो है केनिया के महान रिफ्ट वैली में यह स्थित है। केनिया के महान रिफ्ट वैली में स्थित है, इसलिए इसका आंसर 1 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत प्रथम प्लान वीवो प्रमाणित वनोन्मूलन वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन का न्यूनीकरण REDD+ परियोजना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। REDD+ परियोजना है, कुछ समय पहले ही, मतलब कब का करंट पूछा गया है, ये तो 2024 का करंट पूछा गया है, तो उसी के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। ध्यानपूर्वक पढ़ के ज़रा बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, REDD के तहत जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी कि फॉरेस्ट के कटाई कमी के कारण से जो इमिशन होते हैं उसको कम करना, तो यही है। इसके तहत वीवो प्रमाण पत्र दिया जाता है। कौन सा प्रमाण पत्र? तो वीवो प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो वीवो प्रमाण पत्र खासी पहाड़ी समुदाय जो हैं अपने मेघालय में, उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, वीवो प्लान के तहत उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डायरेक्ट फैक्ट होगा ये, लेकिन काफ़ी पुराना है। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल देखिए कौन सा है, LLM के बारे में सवाल है, जिसे हमने पढ़ा भी था। मशीन लर्निंग में प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? LLM निकटस्थ संभावित शब्दों के लिए प्रतिक्रियाएं निर्दिष्ट करते हैं, तत्पश्चात सर्वोक्त प्रायिकता वाले शब्दों को चुनते हैं। LLM पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इष्टतमीकरण के माध्यम से डेटा का प्रोसेस करते हैं। LLM निष्पक्ष निर्गम उत्पन्न करते हैं, अनबाइज्ड आउटपुट देते हैं क्या हमेशा? LLM यानी कि AI से जो आप पूछते हैं और AI जो आपको रिप्लाई करता है, मुख्य रूप से उसमें LLM ही काम करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको कहते हैं। तो LLM बाइज्ड होता है, या अनबाइज्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको डेटा इसी दुनिया का फीड किया गया है, तो यह समटाइम बाइज्ड हो सकता है। तीसरा अगर हम काट देते हैं तो इसका आंसर 1 और 2 निकल करके आता है। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा, देखिए क्या है। स्टेल्थ वस्तुओं में अति लघु रेडार, अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्रॉस सेक्शन होता है, उन्हें रेडार अवशोषक पदार्थों से विलोपित किया जाता है। बिल्कुल सही, ताकि उनको रेडार पर देखा ना जा सके। रेडार से निकलने वाले जो ध्वनि कण हैं या किसी प्रकार के वेव्स का उपयोग जो किया जाता है रेडार में, तो वो क्या है, वो वापस वायुयान से टकरा करके दुश्मनों तक ना जाए, जिससे उसका लोकेशन उन्हें प्राप्त ना हो। विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही, फ्रीक्वेंसी चेंज करके छुपे हुए एयरप्लेन इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। स्टेल्थ वस्तुओं को मेटा पदार्थों से विलोपित किया जाता, ताकि विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रकीर्णन में वृद्धि की जा सके, वृद्धि नहीं कमी की जा सके होगा, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा और दूसरा तो बिल्कुल ही सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है। उसमें लाल प्रकाश स्पंद उत्सर्जित करने वाला एक बीकेन होता है, ताकि उनकी अंतर्जलीय खोज को सुकर बनाया जा सके। बिल्कुल भी नहीं। जल में अगर किसी चीज़ से लाइट निकल भी रहा है, तो हमने पढ़ा है कि जल में लाइट की रफ्तार कम हो जाती है और वो बाहर तक दिखेगा भी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती। इसलिए ब्लैक बॉक्स इत्यादि जो होते हैं उसमें लाइट वाले नहीं, बल्कि साउंड इमिट करने वाले ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं, ताकि समुद्र के अंदर भी अगर प्लेन का ब्लैक बॉक्स गिरा हुआ है, तो पानी में चूंकि साउंड की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और सोनार के माध्यम से आसानी से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए पहला ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। 2 और 3 सही हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। 2-3 को बिना पढ़े भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपने सवाल को हल कर लिया है तो। एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि हर सवाल को आप हल तो नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। हरित ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सही दिए हुए हैं? लेंदी सवाल होते इसलिए शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। यह विकार्बनीकृत हाइड्रोजन है
जो प्राकृतिक गैस के पुनरुत्पाद उत्पादन द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन अभिग्रहण और संचयन भी शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन है, तो हमने प्राकृतिक गैस को कैसे साइकिल में शामिल कर लिया। ग्रीन हाइड्रोजन का तात्पर्य होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के लिए जिस एनर्जी से सोर्स ले रहे हम लोग, वो एनर्जी तक ग्रीन होना चाहिए। तो हम किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग तो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो ग्रे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो पहला तो एलिमिनेट हो रहा है, प्राकृतिक गैस का उपयोग कैसे हो सकता है। पहला में प्राकृतिक गैस का उपयोग कैसे हो सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा से जनित। अब देखिए यहाँ पर दूसरा तो गारंटेड सही है, क्योंकि दूसरा दोनों स्टेटमेंट में है। तो दूसरा को छोड़ते हैं, तीसरे को डायरेक्ट पढ़ते हैं। ये सब तरीका एग्जामिनेशन में आपको मदद करेगा। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50 MMT की कमी लाना है। बिल्कुल सही दिया हुआ है, तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, और इस प्रकार से इसका आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो क्या ज़रूरी है एग्जामिनेशन में हर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए? बिल्कुल भी नहीं। लेंदी पेपर तभी बन जाता है जब आप हर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, हर सवाल पर बहुत ज़्यादा समय देते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तब जाके ज़्यादा समय लगता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थानों की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र एक स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थानों की भागीदारी को सुलभ बनाने के लिए की गई है। तो सही है ये। अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का उपयोग करके उड़ान फ्लाइट का प्रक्षेपण किया है। ये भी सही दिया हुआ है। स्काईरूट एरोस्पेस ने GSLV के लिए तरल ईंधन विकसित किया है। नहीं, GSLV अपने लिए ईंधन खुद ही बनाती है इसरो। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तीसरा गलत दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए क्या है। 47 नंबर के सॉर्नड्रोम के बारे में सवाल पूछा गया है कि वे कमांड केंद्र के साथ संचार के लिए टेराहर्ट्ज बैंड आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। तो भाई ये सही हो सकता है। झुंड स्वर्ण में सम्मिलित कोई ड्रोन झुंड के अन्य ड्रोनों के साथ संचार कर सकता है। तो दूसरा तो गारंटेड सही है। ड्रोन झुंड के हमले को रोकने के लिए GPS स्पूफिंग सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाली तकनीक है। बिल्कुल है। जो भी चीज़ें GPS और इत्यादि चीज़ों को उपयोग करती हैं, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के द्वारा हमारे एयरपोर्ट पर GPS स्पूफिंग की जा रही थी। कुछ विमानों में आया था संदेह कि शायद पाकिस्तान कर रहा है, कैसे हो रहा है। GPS सिग्नल लैंड करते समय और उड़ान भरते समय उनको दिक्कत आ रही थी हमारे विमानों को। तो बिल्कुल किया जा सकता है ये। तो दूसरा और तीसरा तो गारंटेड सही है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। पहला गलत दिया हुआ है, यहाँ पर पहला गलत दिया हुआ है। टेराहर्ट्ज बैंड आवृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। कौन से सही हैं ये पूछा जा रहा है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, यह मानव जीनोम प्रोजेक्ट का एक भाग है। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट जिसको कहा, ये तो वैश्विक प्रयोग है। इसका भाग तो बिल्कुल भी नहीं है, इसका भाग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑटोनोमस तरीके से शुरू किया गया है। इसलिए पहला अगर हमने काट लिया तो दूसरा तीसरा पढ़ना भी नहीं और अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है। ये भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है। भारत सरकार इसे चला रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसे माना जाता है ताकि हम भारत के लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकें। उसी के लिए इसको शुरू किया गया था। तो ये कहीं से भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। जीनोम इंडिया तो 1990 में शुरू किया गया था, 2003 में ख़त्म हुआ। जबकि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये 2020 में भारत में शुरू किया गया है। तो 2020 में शुरू किया और 10,000 लोगों का आनुवांशिक जो डेटा है इसको इकट्ठा किया गया। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। हमने एक काटा, आंसर निकल करके आ गया। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सवाल है 49 नंबर, जरा हल कीजिए। इसका उद्देश्य 50 से 100 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। क्या क्वांटम कंप्यूटिंग का यही लक्ष्य है क्या? इसके कार्यान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केंद्रों में 4 विषयगत थीमेटिक केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही दिए हैं। यह 2023-24 से 2030-31 तक के लिए 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत के डीप ओशियन मिशन के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? इसे भारत सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। बिल्कुल भी नहीं। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, इसलिए दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। बाकी 2 और 3 सही दिया हुआ है। हमने इसका अध्ययन भी किया था और एक स्टेटमेंट पढ़ करके हमने इसका आंसर निकाल लिया है।
एक चीज़ और है, क्वांटम कंप्यूटिंग जो मिशन है उसके 4 लक्ष्य हैं। ऊपर वाले को थोड़ा सा और बता देता हूँ। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग को डेवलप करना, सेकेंड है क्वांटम कम्युनिकेशन को डेवलप करना, तीसरा है क्वांटम सेंसिंग या मेट्रोलॉजी को विकसित करना, मेट्रोलॉजी से जुड़े हुए, और चौथा है क्वांटम सामग्री और उपकरणों को डेवलप करना। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, यह भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो डीप ओशियन मिशन है इसको 2021 में शुरू किया गया था बंधुओं। 2023 में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इसके 6 अलग अलग विषय हैं। मानव युक्त पनडुब्बी, डीप सी माइनिंग करना, महासागर जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना, गहरे समुद्र के जैव विविधता को देखरेख करना, रिसर्च करना, गहरे समुद्र का सर्वेक्षण करना, महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी बनाना, उन्नत समुद्री स्टेशन डेवलप करना, ये सब के सब डीप ओशियन मिशन के लक्ष्य रखे गए हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते, अगला सवाल थोड़ा सा नीचे है। यूपीएससी के सवाल हैं, ध्यानपूर्वक हल कीजिए, आसानी से कर सकते हैं। आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ कि किस प्रकार से एलिमिनेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में यह सवाल है। इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल, हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही है यह। इस मिशन को त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रियाओं में वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, ये भी सही दिया हुआ है। इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है 2035 तक भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित सुरक्षा कवच प्रदान करना। यह तीनों के तीनों सही दिए हैं यहाँ पर, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले नदी सेतुओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फैनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु भारत के रामगढ़ को बांग्लादेश के सबरूम से जोड़ता है। क्या यह सही है? कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। झूला घाट का झूला सेतु सस्पेंशन ब्रिज भारत को म्यांमार से जोड़ता है। मेची सेतु उसके पहुंच मार्ग भारत के पानी टंकी बाईपास को नेपाल के काकरबिट्टा से जोड़ता है। ये झूला सेतु जो है भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है, तो इसलिए दूसरा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और फेनी नदी पर जो निर्मित सेतु, पहला क्यों गलत है? पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। भारत का रामगढ़ नहीं है बल्कि बांग्लादेश में रामगढ़ है। भारत का सबरूम है असम का, असम के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने के लिए चलाया गया है। बीएनएस के बारे में दिया हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सवाल है। क्यों है? 0 एफआईआर के बारे में सवाल पूछा गया है। 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती, भले ही संज्ञेय या असंज्ञेय, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, दोनों ही मामले, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध हो या ऐसे ही छोटा मोटा अपराध हो, दोनों मामलों में 0 एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल गलत। यह केवल गंभीर अपराध, रेप, बलात्कार इत्यादि चीज़ों में ही यह किया जा सकता है। सामान्य मामलों में यह दायर नहीं किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल के कारण से पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है। किसी पुलिस स्टेशन जहां 0 एफआईआर दर्ज की गई वहां के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है, तो यह सही है। 0 एफआईआर के अंतर्गत सूचना देने वाले के लिए अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दे, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका आंसर 2 निकल करके आ रहा है। किस प्रकार से हल किया जाता है इस पर ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द एलिमिनेट करेंगे तो हल होने लग जाता है। 65 नंबर सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित एआई वाला सवाल है। जरा इसको सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा स्टेटमेंट दिख रहा है? दूसरा ना, दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं। शिखर सम्मेलन के प्रस्तावना में एआई संसाधनों के लोकतांत्रिककरण पर बल दिया गया, यहाँ तक तो सही दिया हुआ है। जो राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार का समर्थन करने, लचीले एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक बाध्यकारी ढांचा, सीरियसली ब्रो, बाध्यकारी ढांचा लागू करना है क्या इसमें के रूप में एआई लोकतांत्रिकरण प्रसार के लिए चार्टर को स्वीकार करती है। बाध्यकारी ढांचे की तो इसमें चर्चा ही नहीं की गई है। बाध्यकारी ढांचे की तो कौन सा सही है ये चर्चा ही नहीं की गई है। बाध्यकारी ढांचे की चर्चा ही नहीं की गई है। इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा। हमें क्या मतलब को 1 और 3 में क्या लिखा हुआ है? अगर श्योरिटी है कि आपने एलिमिनेट कर लिया है, एक कथन के कारण से, एक सवाल के कारण से, एक स्टेटमेंट के कारण से आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि सारा का सारा पढ़ा ही जाए तभी जाके हल होगा, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संपर्क कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत और आसियान सदस्यों के सहयोग के बीच में है? तो कलादान मल्टी मॉडल ये तो होगा ही, क्योंकि म्यांमार में है कलादान भारत।
IMT ट्राइलेटरल हाईवे नहीं पता हमें। अगरतला अखरौरा रेल लाइन, तो ये तो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश म्यांमार, बांग्लादेश आसियान का थोड़ी ना मेंबर है गुरु, तो बांग्लादेश आसियान का मेंबर नहीं है। और पहला तो गारंटेड होगा, पहला गारंटेड होगा, तीसरा गारंटेड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। मांगदेछू परियोजना, स्टोर पैलेस का जीर्णोद्धार, डीकाओआ का जिला अस्पताल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 3, मांगदेछू भूटान में है। बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है रक्षा हार्डवेयर के संबंध में। Su-30 MKI लड़ाकू विमान भारत विनिर्माण किया जाता है, तो ये सही है। T-90 MK3 टैंक, जिसको अर्जुन भी कहते हैं हम लोग, वो भारत में निर्मित होता है क्या? तो ये भी सही है। आकुला श्रेणी का पनडुब्बी, यह भारत में नहीं निर्मित किया जाता है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। बहुपक्षीय सहयोग मंच के बारे में भी कथन पर विचार कीजिए। ये आपको अलग अलग बहुपक्षीय दुनिया के मंच हैं उनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रक्रिया है जिसमें सदस्य देश सर्वसम्मति से बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। आबू धाबी संवाद डायलॉग संविदा श्रमिकों के आवागमन पर क्षेत्रीय सहयोग को सुलभ बनाने के लिए श्रमिकों के मूल स्थान और गंतव्य स्थान से जुड़े एशियाई देशों के मध्य एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी परामर्शदात्री प्रक्रिया है। तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है दूसरा। पहला यहाँ पर गलत है बंधुओं। एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव के अनुसार सृजन प्रवासन विकास के लिए वैश्विक मंच एक स्वैच्छिक मंच है जिसके निर्णय बाध्यकारी स्वरूप के नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही है, UN का जो मंच है वो बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा तो सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठन एजेंसियों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। क्या पूछा है कि किसको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? कितने को? एक को ही प्रदान किया गया है, एक को ही प्रदान किया गया है, एक को ही इनमें से प्रदान किया गया। UNHCR जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, इसको 1954-1981 में प्रदान किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ये अलग अलग जगहों पर मिशन हुआ था उसको मैच करना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। पहला जो मिशन है UNMIL जिसको कहा जाता है, ये लाइबेरिया में हुआ था। दूसरा जो दिया हुआ है ये चाड में मिशन हुआ है अफ्रीका में। तीसरा जो दिया हुआ है यह हैती में मिशन हुआ है, हैती अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच का देश है यह हैती। और उसके अलावा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये 3 अलग अलग देशों के मिशन हैं, 4 देशों को उसको मैच करने के लिए दिया गया था ये। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। कठोर फैक्ट था, फैक्ट को याद करने के अलावा इसमें कुछ है नहीं। अगला सवाल है जिसको मैच करना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 4, बीमस्टेक सांस्कृतिक उद्योग प्रेक्षण साला ऑब्जर्वेटरी थिम्पू भूटान। बीमस्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलोर। मौसम जलवायु बीमस्टेक केंद्र नोएडा। बीमस्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कोलंबो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं? तो अगर आप स्विट्जरलैंड को काट देते तो आपका आंसर निकल करके आ रहा था 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था ये, एग्जामिनेशन में कठिन लग सकता है आपको क्योंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। जनवरी 2026 में जर्मनी के चांसलर की भारत यात्रा हुई थी। तो गणराज्य के चांसलर भारत यात्रा, इस यात्रा के परिणाम के संबंध में कौन से सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपको याद है? क्या इस तरह के समझौते किए गए हैं क्या? हॉकी इंडिया जर्मन हॉकी फेडरेशन के बीच युवा हॉकी के विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है क्या? भारत प्रशांत क्षेत्र पर द्विपक्षीय संवाद तंत्र की स्थापना। लखनऊ में जर्मनी के मानद वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकालिएगा ज़रूर इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा। 1 और 4 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 2 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवा 64 के बारे में। यह DIR-5 कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित तृतीय चिप है जिसका समग्र उद्देश्य भारत के लिए माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण को समर्थ बनाना है। यह भारत का प्रथम घरेलू 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट्स डुअल कोड माइक्रो प्रोसेसर है। तो दोनों के दोनों
सही दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो, ये तो हमने, ये करंट का सवाल नहीं, इसको दूसरे में करेंगे। एक्स का जन्म यूके में हुआ, उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वो अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो 81 का आंसर जॉन क्लार्क हो जाएगा। जॉन क्लार्क हो जाएगा, इनको मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहाँ गया? ये रहा ग्रैंड स्लैम के बारे में। इन टूर्नामेंट का एक साझा शासन है जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बीच साझेदारी स्थापित करता है। बिल्कुल सही है ये टूर्नामेंट 14 वर्ष अधिक आयु के सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ियों को प्रवेश के लिए खुले हुए होते हैं। किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी खिलाड़ी को प्राप्त हो सकने वाले वाइल्ड कार्डों की संख्या सीमित होती है। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारत सेमीकंडक्टर संयंत्र उनके अवस्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। कौन से सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पर दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, न कि मध्य प्रदेश में। HCL फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है, यूपी में, न कि MP में। बाकी सब सही सुमेलित हैं बंधुओं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है बूंग मूवी के बारे में। देखिए क्या है। हाल ही में इस फिल्म ने बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी ब्रिटिश अकादमी फिल्म ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी जी हैं। बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों के तीनों बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो ये हमने 85 सवाल हल किए हैं। इतने इसमें करंट अफेयर के सवाल थे। ध्यानपूर्वक इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैं इसके पॉलिटी हिस्ट्री के भी सवाल आपको हल करवाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। किसी सवाल में कुछ अगर आपको संदेह हो तो कमेंट करके निश्चित तौर पर बताएं, मैं सुधार कर दूंगा। थैंक यू सो मच।